हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग वीडियो फर्स्ट में क्लास 6 के लेसन 1 और लेसन 2 को हमने कवर कर लिया था। हम सभी लोग सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या बीपीएससी टीआरई जिसमें विज्ञान से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाता है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को कवर करने के लिए हम लोग एनसीईआरटी विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 को पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 2 के अंतर्गत एनसीईआरटी साइंस विज्ञान क्लास 6 का लेसन 3 हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें लेसन 3 है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। लेसन 3 जो है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, इसी के बारे में आज हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। साथियों, एक बात पता चलते हैं आप सभी को कि पूरा बुक पढ़ने में आपको अधिक समय लग सकता है, लेकिन इस नोट्स के माध्यम से आप लोग कम समय में पूरे बुक्स को कवर कर लेंगे। यह जो नोट्स है बुक्स के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कलेक्ट करके बनाया गया है। तो बिना देर किए हुए हम लोग उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार पाठ के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं, जिसमें पहला महत्वपूर्ण बिंदु है भोजन पकाने की पद्धतियाँ पाक पद्धतियाँ कही जाती हैं। भोजन पकाने की जो पद्धतियाँ हैं वह पाक पद्धतियाँ कहलाती हैं। ठीक, अब ऐसे आपसे प्रश्न पूछ दिया कि पाक पद्धतियाँ क्या होती हैं, तो जो पाक पद्धतियाँ होती हैं वह भोजन पकाने की पद्धतियाँ होती हैं। अर्थात भोजन पकाने की जो भी पद्धतियाँ होती हैं वह पाक पद्धतियाँ कहलाती हैं। आगे है, ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो ग्लूकोज का क्या कार्य है? तो ग्लूकोज शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। आगे है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। ग्लूकोज जो है वह हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, और जो ग्लूकोज है यह कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आगे जो फैक्ट है उसमें दिया है कि अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का और साग भाजी जैसे आलू, शकरकंद, फल। अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का, साग भाजी में आलू, शकरकंद, फल में केला, आम, अनानास, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, मक्का में, आलू, शकरकंद में, आम, अनानास में, इन सभी खाद्य पदार्थों में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह प्रचुर मात्रा में होते हैं। इन्हें हम फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो फिगर आपके सामने है इसे आप देख सकते हैं। साथियों, यह नोट्स जो है, इस नोट्स को आप लोग फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें कमेंट में अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो आगे देखते हैं, जो चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि जैसे आलू है, गन्ना है, केला है, अनानास है, आम है, शकरकंद है, गेहूँ, चावल, बाजरा, इन सभी के माध्यम से हमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलता है। बुक का जो अगला फैक्ट्स है उसमें है कि वसा के जो स्रोत हैं पादप आधारित भी हो सकते हैं और जंतु आधारित भी हो सकते हैं। अर्थात वसा जो है हमें पौधों से भी प्राप्त होती है और जंतुओं से भी प्राप्त होती है। तो पौधों से जो जो प्राप्त वसा होती है वो हम देखते हैं, और जंतुओं से कैसे प्राप्त होती है उसे भी हम देखते हैं आगे। तो जैसे मूंगफली जो है, मूंगफली, अखरोट, बादाम, मेवे तथा कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के अच्छे स्रोत होते हैं। जैसे दही है, ये जंतुओं से प्राप्त होता है। दही जो है जंतुओं से प्राप्त होता है। मक्खन जो है यह जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ये हमें जंतुओं से मिलने वाले वसा हैं। और पिस्ता है, सूरजमुखी के बीज है, मूंगफली है, सोयाबीन है, तिल है, काजू है, बादाम है, यह पौधों से प्राप्त हमें होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें जंतुओं और पौधों दोनों से हमें दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों से हमें वसा प्रचुर मात्रा में मिलता है। आगे हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तथा
कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो भी गतिविधियां करते हों, जैसे चलते हों, खाते हों, पढ़ते हों, दौड़ते हों, जो भी हम लोग गतिविधियां करती हैं, उन सभी चीज़ों के लिए हमें एनर्जी की जो आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सभी ऊर्जा को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से हम उन सभी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। इसी वजह से इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन कहा जाता है। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को ऊर्जा प्रदायी भोजन कहा जाता है। आगे है, हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। हमारे जो बॉडी है, उस बॉडी में जो वसा होता है, यह ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। बुक में एक ध्रुवी भालू के बारे में दिया हुआ है, इसे भी जानते हैं कि ध्रुवी भालू जो होता है, ध्रुवी भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि अर्थात शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। ध्रुवी भालू की जो त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। ध्रुवी जो भालू होते हैं, उनकी त्वचा के नीचे वसा इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि वह शीत निष्क्रियता के समय भी वह बिना खाए पिए अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। अब आगे प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन के जो प्रमुख स्रोत हैं वह उत्कृष्ट पादप भी हैं और जंतु भी होते हैं। यानी कि हमें प्रोटीन जो है वह पौधों से भी प्राप्त होता है और जंतुओं से भी प्राप्त होता है। तो पहले पादप स्रोत देख लेते हैं, जैसे दालें हैं, फलियां हैं, मटर और मेवे जो हैं, यह प्रोटीन के पादप स्रोत हैं। और जंतु जो स्रोत हैं वह दूध है, पनीर है, अंडा है, मछली है और मांस है। दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे हम फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखते हैं नीचे आपका है फिगर कि पादप स्रोत और एक तरफ है जंतु स्रोत। पादप स्रोत, जंतु स्रोत। पादप स्रोत में जैसे दिया है कि मूंग, चना, मटर, सोयाबीन, राजमा, अरहर दाल, इन सभी चीज़ों से क्या पाया जाता है? हमें प्रोटीन मिलता है और ये पादप स्रोत हैं। इसके बगल में देखते हैं जंतु स्रोत है। जंतु स्रोत जैसे मुर्गे का मांस है, मछली है, दूध है, पनीर है, अंडा है, ये जंतु स्रोत हैं। इनसे भी हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, आगे जो है दिया है कि प्रोटीन से युक्त खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। इसी कारण इसे शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है। इसे शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है। आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थ जो मशरूम होता है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। जो मशरूम होता है, अब प्रश्न पूछ दिया कि मशरूम किसका स्रोत होता है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का। तो कार्बोहाइड्रेट न वसा न विटामिन, वो होता है स्रोत प्रोटीन का। अर्थात मशरूम जो होता है वह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। आगे है, अब विटामिन के बारे में आते हैं। तो विटामिन जो है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। बुक में जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन सभी को अक्षरशः और क्रम से अध्ययन करके नोट्स बनाया गया है। एक भी पॉइंट्स बुक के छूटे नहीं हैं। और आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, जिससे आपका लेसन 3 स्वस्थ आहार संबंधित जो पाठ है यह पूर्ण हो सके। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी जो होता है खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरे आदि में पाया जाता है। कुछ और भी जाने के अंतर्गत दिया था कि 1960 के दशक भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंघा नामक रोग का लक्षण है। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण होते हैं। तो घेंघा रोग किस वजह से होते हैं? जो आयोडीन की कमी होती है, इसलिए घेंघा रोग हो जाते हैं।
आगे दिया था कि परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो जाते हैं या कम हो गए। तो जो घेंघा रोग होता है वह आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन हमें मिलता कैसे है? आयोडीन युक्त नमक खाने से हमें आयोडीन प्राप्त होता है, जिससे जो घेंघा रोग के जो लक्षण होते हैं वह कुछ हद तक कम हो जाते हैं। आगे देखते हैं, जब नमक की बात आई तो नमक की जो खेती करते हैं वह अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। जो नमक की खेती करते हैं या अर्थात नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से प्रश्न बन सकता है कि नमक की खेती करने वाले जनजाति समुदाय का क्या नाम है? तो इसका जनजाति समुदाय का नाम है अगरिया, अगरिया जनजाति समुदाय। ठीक, आगे जो पॉइंट्स है उसको देखते हैं। आगे विटामिन के बारे में दिया हुआ है। देखते हैं कि जो विटामिन भोजन के घटक हैं या विटामिन या खनिज जो हैं उनके कार्य क्या हैं, उनके स्रोत क्या हैं, उनके स्रोत क्या हैं और उनके अभाव से कौन सा रोग होता है और उस जो रोग होता है उसका लक्षण क्या होता है। तो देखते हैं, जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का कार्य क्या होता है? आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए जो होता है वह आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। यह मिलता कहाँ से है? यह पपीता से मिलता है, गाजर से मिलता है, आम से मिलता है, दूध से मिलता है, हरे साग सब्जियों से मिलता है। ठीक, और यह अगर नहीं है तो इससे कमी से क्या रोग होगा? दृष्टि का ह्रास होगा या क्षति होगा। लक्षण क्या है? दुर्बल दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, रतौंधी जिसे रोग कहते हैं, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाता है। यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब आगे अगला जो विटामिन है बी, इसमें बी में सिर्फ B1 के बारे में दिया है। तो विटामिन B1 से जो होता है वह फायदा क्या करता है? अगर यह हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में है तो हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने की सहायता करता है। और ये मिलता कहाँ से है? फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थों में हमें विटामिन B1 मिलता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से बेरी रोग होता है। लक्षण क्या होते हैं? सूजन हो जाता है, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट होती है, सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। आगे विटामिन सी है। विटामिन सी अभी आप ऊपर पढ़े हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी जो होता है वह खट्टे फलों जैसे कि आंवला, संतरा नींबू आदि में पाया जाता है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन सी है वह शरीर को रोगों से बचाता है। इसकी मात्रा कहाँ हमें प्राप्त होती है? आंवला में, अमरूद में, हरी मिर्च में, संतरा में और नींबू में। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी है। विटामिन डी जो है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। देखते हैं इसे। विटामिन डी जो है विटामिन डी अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली, अंडा इसके मुख्य स्रोत हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है वह रिकेट्स रोग होता है। लक्षण क्या है? कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। आगे है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा है तो यह अस्थियों और दांतों को मजबूत रखता है, स्वस्थ रखता है। यह मिलता कहाँ है? दूध में मिलता है, सोया मिलता है, दूध दही मिलता है, चीज़ पनीर में मिलता है। पनीर में कैल्शियम मिलता है। इसकी कमी से क्या होता है? अस्थि और दंत क्षय होता है। और लक्षण क्या है? दुर्बल अस्थियाँ और दंत क्षय। आगे देखते हैं आयोडीन। आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है, अभी पढ़ चुके हैं। देखते हैं
आयोडीन जो होता है शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक होता है। प्राप्त कैसे होता है? आयोडीन युक्त नमक में, सिंघाड़ा में, समुद्री शैवाल हमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसकी कमी से घेंघा या गायटर रोग होता है। लक्षण क्या है? गर्दन के अग्रभाग में सूजन हो जाता है। आगे हम देखते हैं आयरन या लौह तत्व। इसकी कमी से हमें जो होता है खून की कमी या एनीमिया या रक्त अल्पता रोग होता है। तो ये किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। लक्षण क्या है? दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई होती है। ये हमें प्राप्त कहाँ होता है? तो हरे पत्तेदार साग में, चुकंदर में, अनार में हमें अनार प्रचुर मात्रा में मिलता है और इसके शरीर में रहने से रक्त का महत्वपूर्ण यह घटक है, रक्त की मात्रा को बढ़ाए रखता है। आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसको फिगर के माध्यम से भी देखते हैं। जैसे विटामिन ए के स्रोत जो हैं, विटामिन ए में दूध है, पपीता है, गाजर है, आम है। विटामिन बी1 में जो है गेहूं है, दूध है, चावल है, कद्दू के बीज हैं, पनीर है, अलसी का बीज है। ये विटामिन बी के स्रोत हैं। विटामिन सी के जो स्रोत हैं, यह संतरा है, अमरूद है, हरी मिर्च है, नींबू है, आंवला है, टमाटर है। ये विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन डी में जो है वह दूध है, मक्खन है, मछली है, अंडा है, खाद्य मशरूम है। यह विटामिन डी के स्रोत हैं। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी प्राप्त हमें होता है, ये आप समझ रह चुके हैं। आगे जो पॉइंट दिया हुआ है बुक में, एक वैज्ञानिक से परिचय कराया है। तो वैज्ञानिक परिचय जो है इसको हम देख लेते हैं। कोलुथुर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संस्तुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई। अब देखिए प्रश्न यहीं से बनता है कि 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई। मध्याह्न भोजन योजना कब लागू की गई? सन 2002 में, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी कि पीएम पोषण कहा जाता है। ये पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अर्थात पीएम पोषण कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को ही मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं। आगे जो है हमारे चैनल को आप लोग, अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, थोड़ा सा भी पसंद आ रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर ऑल, और हमें कमेंट करके अपने सुझावों को प्रेषित करते रहिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ते रहे और हम नेक्स्ट वीडियो पर और भी ज़्यादा उत्सुकता के साथ कार्य कर सकें। आगे बुक में जो है एनसीईआरटी क्लास 6 के लेसन 3 में जो दिया हुआ है वह है मंड परीक्षण। स्टार्च का परीक्षण कैसे होता है? तो प्रश्न बन सकता है कि स्टार्च का परीक्षण करने में किसका प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। जो कुछ आलू को टुकड़े को ले लीजिए। आलू के टुकड़े की जगह पर आप ब्रेड के टुकड़े को भी ले सकते हैं, या कुछ खाद्य पदार्थों के, कच्चे खाद्य पदार्थों के सामग्री को ले सकते हैं। हमने उदाहरण के तौर पर सिर्फ आलू के टुकड़े को लिया है। इस पर तनु आयोडीन विलेन की 2 से 3 बूंदें डालते हैं। तनु विलेन की आयोडीन की 2 से 3 बूंदें हम इस पर डाल देते हैं। तो ये क्या होगा? कुछ समय बाद इसमें परिवर्तन होगा और परिवर्तन होकर यह नीला या काले रंग का हो जाएगा। नीला या काले रंग का हो जाएगा तो इसमें मंड उपस्थित है, अर्थात स्टार्च की उपस्थिति है। अगर नीले या काले रंग का नहीं होता तो इसमें मंड उपस्थित नहीं है। आगे देखते हैं, ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हो, उन्हें संतुलित आहार कहते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आ गया, रुक्षांश क्या होता है? रुक्षांश मतलब होता है आहारीय रेशे। देखते हैं, अभी उसको नोट किया गया है कि आहारी रेशे जो होते हैं उसे रुक्षांश कहा जाता है। अर्थात हमारे भोजन में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण,
सब कुछ हैं, तो वह हमारा भोजन संतुलित आहार है और हम सभी को स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। आगे देखते हैं FSSAI, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो भी पैकेट बंद सामान होते हैं उस पर पोषक तत्वों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी प्रबलीकरण यानी फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। अब प्रश्न आपका बनेगा कि FSSAI क्या कार्य करती है। तो FSSAI जो होती है यह भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। FSSAI का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसे याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। आगे का पॉइंट जो देखते हैं इसमें दिया हुआ है कि गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई, यहाँ पर तय की गई हो जाएगा, उपभोक्ता तक तय की गई, यहाँ पर आप लिख लेंगे तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील या फूड माइल, यह हो जाएगा आपका फूड माइल कहा जाता है। अर्थात जो कोई भी खाद्य पदार्थ है वह अगर कहीं भी उत्पादन जहाँ पर उसका हो रहा है और उस उत्पादन क्षेत्र से उपभोक्ता के पास अर्थात हम सभी के पास जो भी लाने में जो भी दूरी तय की जाती है वही उसका खाद्य मील या फूड माइल कहा जाता है। ज्वार बाजरा रागी और सांवा जैसे अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कदन मिलेट भी कहा जाता है। अब मिलेट आप समझ सकते हैं, लेकिन कदन किसे कहा जाता है? तो मिलेट को ही कदन कहा जाता है और इसके अंतर्गत ज्वार बाजरा रागी सांवा ये सभी खाद्य पदार्थ या अनाज आते हैं। मिलेट को मोटा अनाज या पोषक अनाज भी कहते हैं। मिलेट को मोटा अनाज या पोषक अनाज भी कहते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इस तरह से साथियों हम सभी का क्लास 6 का लेसन 3 कंप्लीट हो चुका है। हमारा वीडियो आप सभी को अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके और आप इससे लाभान्वित हो सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप लोग सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।